चलिए, तो जो साम्यावस्था जो चल रहा है हमारा लेसन, उस साम्यावस्था में हमने केपी केसी में संबंध देखे। उसके बाद में फिर हमने अलग अलग जो रासायनिक अभिक्रियाएं थे उनके लिए हमने साम्य स्थिरांक की गणना किया। अब उसी आधार पर हम लोग आगे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो संपन्न होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में हम साम्य स्थिरांक केपी और केसी की गणना करेंगे कि किस प्रकार से एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए हम लोग केपी और केसी जो है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं आप लोगों को, देखिए साम्य स्थिरांक की गणना, ये हमारा टॉपिक हो गया। अब इसमें मैं ले रहा हूं, मान के चलिए मैंने एक अभिक्रिया ले लेता हूं HI का संयोजन। HI के जो संयोजन है, इस संयोजन में HI के संयोजन में मैं साम्य स्थिरांक की गणना करना चाहता हूं। संयोजन मतलब बनना, और एक होता है वियोजन। वियोजन मतलब टूटना। दोनों प्रकार से आ सकता है। अगर संयोजन आता है तो आपको संयोजित करना है, उसको बनाना है, उसमें आपको साम्य स्थिरांक की गणना करना है। और अगर वियोजन के लिए आता है तो फिर उसको तोड़ना है, वियोजित करना है, उसको आयनित कराने के बाद में फिर आप लोगों को साम्य स्थिरांक की गणना करना है। ठीक, चलिए, तो यहां पे हम लोग HI का संयोजन करेंगे। तो HI का संयोजन करेंगे मतलब बनाएंगे। तो भाई HI सिंपल सी बात है, HI का निर्माण कैसे हुआ होगा, जब हाइड्रोजन जो है वो आयोडीन से क्रिया किया होगा तभी ये हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण हुआ होगा, है कि नहीं भाई। हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण कब हो सकता है, जब हाइड्रोजन और आयोडीन जो है क्या किया होगा, रासायनिक अभिक्रिया की हो। तो चलिए देखिए, H2G प्लस I2G इक्वल टू ये 2HIG, इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया। तो यहां पर साफ साफ समीकरण पहले से संतुलित है इधर लेफ्ट साइड में। तो उसके आधार पर हम लोग यहां पर जब भी साम्य स्थिरांक की गणना करना हो तो यहां अगर कोई राशि नहीं है, ठीक है ना, तो A B C ऐसे आप ले सकते हैं। जैसे यहां पे दो अभिकारक है तो इसका हमने H2 का A मोल लेंगे और I2 का B मोल लेंगे। तीसरा कोई अभिकारक रहता तो C मोल लेते हैं उसका। जितना भी अभिकारक रहेगा उसके हिसाब से आपको लेना है। तो मैं मान लेता हूं यहां पर H2 का A मोल और I2 का B मोल लेकर के हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को आरंभ करते हैं, है ना। हम लोग आरंभ कर रहे हैं। प्रारंभ में मैं क्या है, H2 का A मोल लिया, I2 का B मोल लिया। आरंभ है इसलिए HI अभी बना नहीं है, इसलिए हो गया 0 मोल हुआ। अब साम्यावस्था में इनके मतलब किनके H2 और I2 के X मोल भाग ले रहे हैं मान जाए, ठीक है। दोनों का क्या हो रहा है, यहां पे X मोल जो है वो भाग ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब साम्यावस्था स्थापित होगा तो साम्यावस्था में इसका X मोल भाग ले लिया। भाई X मोल भाग ले लिया मतलब वो उत्पाद में परिवर्तित हो गया। तो उत्पाद में जब परिवर्तित हो जाएगा तो बचेगा कितना, A में से X जो है वो उत्पाद में निकल गया तो A माइनस X बचेगा। ठीक, उसी प्रकार से I2 का भी X मोल भाग ले लिया, यानी इसमें कितना बच गया, B माइनस X बचा। और HI में चूंकि दोनों के X मोल भाग लिए हैं इसलिए यहां पे ये 2 दिख रहे थे, इस हिसाब से यहां पे 2x मोल HI का निर्माण हुआ होगा। ठीक, अब यहां पर यदि मैं पात्र, जिस पात्र में जो अभिक्रिया हो रही है उस पात्र के आयतन को, पात्र का आयतन जो है उसको ले लेता हूं मैं V ले लेता हूं। जिस पात्र में हम लोग ये रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं, H2 और I2 को आपस में मिला रहे हैं, उस पात्र का आयतन मैंने ले लिया V ले लिया, VmL ले लिया, है ना। आयतन का मात्रक जो है लीटर में लेना पड़ेगा या ml में लेना पड़ेगा, तो VmL ले लिया मैंने। तो ऐसी स्थिति में इनका सक्रिय द्रव्यमान या मोलर सांद्रता निकालें। मोलर सांद्रता तो C इक्वल टू आप लोगों को मालूम है कि N/V होता है, पिछले क्लास में आपको बताया गया था।
ऐसी स्थिति में मैं H2 के लिए निकालता हूं मैं, ठीक, मोलर सांद्रता निकाल देता हूं इसका। तो मोलर सांद्रता को बड़ी ब्रैकेट के अंदर में अपन दर्शाते हैं, तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा H2 की मोलर सांद्रता जो निकालेंगे तो ये हो गया A माइनस एक्स बटे वी, क्योंकि H2 का कितना मोल बचा हुआ है यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में जो है ना A माइनस एक्स। इसी प्रकार से I2 का निकालूं, आयोडीन का निकालता हूं तो सिमिलरली B माइनस एक्स बाई वी। और HI का यहाँ पे दो को नहीं लेना है, हमारे यहाँ पे उत्पाद है HI, उत्पाद को लेना है, अभिकारक और उत्पाद का हमको निकालना है, यहाँ पे मोल को नहीं लेना है। तो ये हो जाएगा 2x बाई वी। तो पिछले क्लास में जब आप लोगों को मैं केपी केसी गणना किया था इस प्रकार से, यहाँ पे देखिए साम्य स्थिरांक निकाल देते हैं। साम्य स्थिरांक केसी इक्वल टू तो बताया था आरएचएस बाई क्या होता है, एलएचएस होता है। आरएचएस में HI है और आप लोगों को बताया गया था जो मोलों की संख्या होता है उसको घात के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यहां पे एक एक मोल है इसलिए यहां पर घातों में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहां पे HI का 2 मोल भाग ले रहा है इसलिए मैंने HI का स्क्वायर लिया और H2 और I2 जो है उसके एक एक मोल भाग ले रहा है। तो ये इनकी मोलर सांद्रताओं का मान मैंने निकाल के रखा, इस मान को यहां पे रख देता हूं मैं। देखिए चलिए देखिए, तो HI के प्लेस में लिखेंगे हम यहाँ पे 2x बाई वी होल स्क्वायर, और H2 के प्लेस में हम लिखेंगे A माइनस एक्स बाई वी, और I2 के प्लेस में लिखेंगे B माइनस एक्स बाई वी। तो इसके हिसाब से यहाँ पे ये हो जाएगा 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर बटे वी स्क्वायर हुआ, ठीक। और इधर ये हो गया A माइनस एक्स और ये हो गया B माइनस एक्स, और बाई में हो गया यहाँ पे V और V होके V स्क्वायर। इस प्रकार से ये V स्क्वायर हो गया क्या, कैंसिल। तो इस हिसाब से यहाँ पे साम्य स्थिरांक Kc इक्वल टू हो गया 4x स्क्वायर बाई A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स। तो यहां पर हम x का मान रख करके उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए जिसमें हमने HI का क्या किया था, संयोजन किया था, उसके लिए हम लोग Kc की गणना कर सकते हैं। बात क्लियर हो गया आप लोगों को? यहाँ पे कुछ नहीं रखना होता है, बस आपको अभिक्रियाओं को किस प्रकार से संपन्न हो रहा है उसके आधार पर आप लोगों को जितने मोल भाग ले रहे होंगे उसके हिसाब से आप लोगों को साम्य स्थिरांक जो Kc की गणना या केपी की गणना आपको जो शुरू में सिखाया गया था उसका मान को रखना होता है, मान को रख करके सॉल्व कर देना है, तो उसके हिसाब से केपी और केसी निकल जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से जैसे मान के चलिए मैं भी ये HI का मैंने संयोजन किया, अब मैं HI के वियोजन में इसको बता देता हूं। देखिए HI के वियोजन में साम्य स्थिरांक, चलो देखिए वियोजन मतलब ये बताया तोड़ना है, तो HI का वियोजन कर देते हैं। HIG को तोड़ेंगे तो नेचुरली ये H2G और क्या हो जाएगा I2 है ना, G में टूटा होगा सर, ठीक। जो पिछले बार जो रासायनिक अभिक्रिया जो लिखे थे जो लेफ्ट में लिखते उसको राइट में लिख देना है, जो राइट में था उसको लेफ्ट में लिखना है, इतने बस अंतर है। तो फिर लास्ट टाइम जैसे मान लेते हैं इसमें कि माना हम लोग HI का हम लोग क्या करेंगे, A मोल लेकर के रासायनिक अभिक्रिया को आरंभ करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये प्रारंभ में है ना, एक ही है इसमें अभिकारक, इसलिए बस A मोल लिए, पिछले बार 2 अभिकारक थे तो एक का A और दूसरे का B ले लिए थे, तो ये हो जाएगा A। तो यहां हो गया 0 0, क्योंकि आरंभ में उत्पाद तो रहेगा नहीं, अभी बताया था आप लोगों को। अब यदि साम्यावस्था में हम लोग ले लेते हैं पिछले टाइम जैसे कि साम्यावस्था में इसके x मोल भाग ले रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में इसका क्या हो रहा है, इसमें x मोल भाग ले रहा है, तो इसी हिसाब से यहाँ पे HI का x मोल भाग ले रहा है, तो 2HI का कितना हो जाएगा, 2x मोल भाग ले लेगा, तो A माइनस 2x हो जाएगा यहाँ पर। ये साम्यावस्था में हो जाएगा, ठीक। तो इसका 2x हो गया, इसमें HI का x मोल है तो 2HI का कितना हो गया, 2x मोल हुआ।
तो यहाँ पे दोनों के कितने कितने मोल बनेंगे, एक्स एक्स मोल बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक एक मोल भाग ले रहा है, इसलिए एक्स मोल I2 का हुआ और एक्स मोल क्या हो गया इसमें, H2 का हो गया। ठीक, अब फिर लास्ट टाइम जैसे फिर वही कर लेंगे कि इसमें पात्र का जो आयतन है उस पात्र के आयतन को V मान लेते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में मोलर सांद्रता फिर निकालेंगे, तो इसके आगे का पूरा प्रक्रिया वैसे ही है। तो मोलर सांद्रता इक्वल टू N/V होता है। इसके हिसाब से हम लोग यहां पर HI का सांद्रता निकालें इसमें, तो A-2x/V, I2 की मोलर सांद्रता x/V और H2 की भी मोलर सांद्रता जो है वो x/V हो जाएगा। तो इस हिसाब से साम्य स्थिरांक Kc इक्वल टू हो गया ये RHS/LHS बताया था आप लोगों को, I2 इंटू H2 बाई हो गया ये HI, और चूंकि यहाँ पे दो मोल भाग ले रहे इसलिए स्क्वायर हो गया। और फिर मान को रख लेते हैं और हल कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये हो गया I2 का मान हो गया x/V, H2 का भी मान है x/V, और HI की वैल्यू है A-2x/V का स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर। तो गुना करें, x और x हो गए x² V इंटू V हो गया V², इधर A-2x का होल स्क्वायर, और ये y में हो गया V², अलग अलग दोनों का स्क्वायर कर लिए, V² कैंसिल हो गया। इस हिसाब से यहाँ पर साम्य स्थिरांक Kc इक्वल टू हो गया x² बाई A-2x का होल स्क्वायर। तो इस हिसाब से यहां पर भी हम लोग x का मान रख करके कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कितना मोल भाग ले रहा है बस वही मान रखना होता है। बाकी सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए आप इसी प्रकार से Kc की गणना कर सकते हैं। अब रही बात दूसरा साम्य स्थिरांक बताया था Kp का, तो ये Kp वाला भी देख लीजिए। चलिए देखिए, PCl5 के वियोजन में ठीक है, आंशिक दाब के अनुसार साम्य स्थिरांक की गणना करेंगे। ठीक है, आंशिक दाब के हिसाब से करेंगे। तो भाई अभी जो बताया था वैसे हिसाब से PCl5 जो है वो PCl5 को वियोजन करना है, तोड़ना है, तो इसको वियोजित करेंगे तो ये PCl3 और Cl2 में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ऐसा वियोजित हो जाएगा। तो ध्यान ये रखना, जब भी आंशिक दाब के अनुसार बोलेंगे मतलब Kp की गणना करेंगे। लास्ट टाइम में मैंने आंशिक दाब के अनुसार नहीं बोला था, केवल साम्य स्थिरांक बोला था। केवल साम्य स्थिरांक दिया रहेगा तो Kc की गणना करना, और आंशिक दाब के अनुसार बोलेगा तो Kp की गणना करना है आप लोगों को। शब्दों के साथ में ध्यान दीजिए, जो आपको बताया जा रहा है उन शब्दों को ध्यान में रखेंगे तो आपको कभी भी केमिस्ट्री में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए देखिए, तो क्या होता है, जिस प्रकार से Kc की गणना में हमने अभी कहा कि A मोल, B मोल, C मोल लेते थे, उसी प्रकार से Kp की गणना में 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल लेना है। जैसे दिखेगा यहाँ पे 1 दिख रहा तो 1 मोल लेना, 2 दिखेगा 2 मोल लेना। तो मान लेते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में को PCl5 का 1 मोल लेकर के रासायनिक अभिक्रिया को आरंभ कर रहे हैं। तो 1 मोल था, ये 0 होगा, बताया था अभी आप लोगों को। आरंभ में उत्पाद बनेगा नहीं। अब पिछले टाइम की जैसे फिर ले लेंगे, मान लेते हैं इसका साम्यावस्था में x मोल भाग लेता है। तो साम्यावस्था में x मोल भाग लिया तो बचा कितना, A-x। तो इस हिसाब से x और x एक एक मोल है, इसलिए एक एक मोल यहां पे भी बनेगा। अब यहां पे पिछले बार हमने क्या करता था, हमेशा पात्र का आयतन लेते थे। इस बार पात्र का आयतन नहीं लेंगे, इस बार आंशिक दाब लेंगे इसका।
तो दाब ले लेंगे, आंशिक दाब हम निकालेंगे, दाब ले लेंगे। मान लेते हैं अभिक्रिया जो हो रहा है, अभिक्रिया का दाब P ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आंशिक दाब एक सूत्र होता है, आंशिक दाब बराबर होता है कुल दाब गुना मोल प्रभाज। ठीक है, मोल प्रभाज यानी होता है मोलों का अनुपात। तो ऐसी स्थिति में मैं PCl5 के लिए निकाल लेता हूं, PCl5 का आंशिक दाब, तो इसको लिखेंगे PPCl5। तो कुल दाब है इसका P, और मोल प्रभाज, ठीक है कि नहीं, तो मोल प्रभाज जो निकालने के लिए यहां पे, ठीक है ना, कुल मोलों की संख्या निकालना पड़ता है। तो एक लाइन यहां और कर देता हूं मैं पहले, कुल मोलों की संख्या, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, तो सबको जोड़ देना यहां से लेकर पूरा। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स। ठीक, ऐसे अभिकारक और उत्पाद के जितने भी मोल रहेंगे सारे मोलों को जोड़ दीजिए, वो कुल मोलों की संख्या निकल जाएगा। तो आपको जब मोल प्रभाज निकालेंगे, जिसका भी मोल प्रभाज निकालेंगे, तो उसके जो साम्य अवस्था में भाग लेने वाले मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का अनुपात ही मोल प्रभाज कहलाएगा। प्रभाज मतलब अनुपात, अनुपात यानी बटा। तो ये हो जाएगा ए 1 माइनस एक्स बाई हो गया 1 प्लस एक्स। इसी प्रकार अगर मैं PCl3 के लिए निकालूं, PPCl3 निकालता हूं, तो कुल दाब तो P है, और यहां पे जब मैं मोल प्रभाज निकालूंगा तो x बाई 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार से बेटे यहां पे Cl2 का हो जाएगा PPCl2 इक्वल टू हो गया P इंटू एक्स बाई 1 प्लस एक्स। ठीक, तो ये आंशिक दाब का उपयोग करके आपको सबके लिए, अभिकारक और उत्पाद सबके लिए आप लोगों को आंशिक दाब निकालना पड़ेगा। उसके बाद में आएगा साम्य स्थिरांक की गणना। बस, तो साम्य स्थिरांक का फार्मूला जो आपको बताया गया था, उस फार्मूला में रख करके मान को रखेंगे और हल कर देने से आपको सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। देखिए, तो साम्य स्थिरांक Kp बराबर बताया था आप लोगों को RHS बटे LHS। तो RHS में था इसमें PPCl3 और PCl2, PPCl2, ठीक है, और LHS में था PPCl5। मान को रखें, PPCl3 का मान है इसमें px बटे हो गया इसमें 1 प्लस एक्स, और PPCl2 का हो जाएगा ये px 1 प्लस एक्स बाई PPCl5 के लिए है ये p1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। ठीक, तो अब इसकी गणना कर लेते हैं। चलिए देखें, तो भाई आप सभी को मालूम है कि पहले पद का चौथे पद से गुना होता है और दूसरे पद का तीसरे पद से गुना हो जाता है मैथ्स में। तो ये इसको गुना करेंगे तो PP हो गया p स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये चौथा पद चला गया ऊपर 1 प्लस एक्स। ठीक, इधर 1 प्लस एक्स यानी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, और इसका गुना होगा किसके साथ में, दूसरे पद का तीसरे पद से गुना होगा p इंटू 1 माइनस एक्स के साथ में। तो ये 1 प्लस एक्स, एक 1 प्लस एक्स के साथ कैंसिल हुआ, तो ये बच गया p स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक p से एक p भी कैंसिल कर देते हैं, तो यहां बचा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। तो आपको मालूम है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस हिसाब से हो गया ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया Kp की गणना। तो इस प्रकार से आप कोई सा भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें आप Kp और Kc की गणना आराम से कर सकते हैं। मान बस किसका रखना होता है, x का ही मान रखना होता है, चाहे आप Kp निकालो चाहे Kc निकालो।
एक्स क्या है बताया था, साम्य अवस्था में अभिकारक जो होते हैं उसके कितने मोल भाग ले रहे हैं। ठीक है, 10%, 20%, 1 ग्राम, 5 ग्राम, जो भी रहेगा उस मान को रखेंगे तो आप केपी की गणना कर लेंगे, केसी की गणना कर लेंगे। तो ये इतना आसान चीज है। ठीक, चलिए आगे करेंगे आगे की क्लास में। थैंक यू।